Hello student, I welcome you in class 12 physics electrostatics lecture number 10th। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन किस तरीके का होता है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले बच्चों आप लोग पेन एंड पेपर ले लीजिए। मैं हर एक लेक्चर में आपसे बोलता हूं कि आप अपना सेल्फ नोट्स बनाइए। इस लेक्चर को देख देख करके 10 मिनट 20 मिनट तक देखिए, उसके बाद उसको अपने नोटबुक पर नोट करिए अच्छे से, उसको फेयर कॉपी बनाइए। फिर अगला 20 मिनट्स देखिए, फिर उसका कॉपी बनाइए, क्योंकि हमेशा खुद का बनाया हुआ नोट्स काफ़ी अच्छा होता है और उससे लगातार आप सीख रहे होते हैं। ठीक है, जो कि आपका मेन पर्पज़ है। ठीक है बच्चों, एट द सेम टाइम एक बात और भी मैं बता दूं, इन लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में फॉलो करें। ठीक है, जब भी आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट से नंबर 1 से शुरू करेंगे इसको पढ़ना, 1 बाय 1 आप पढ़िए, कोई भी लेक्चर को आप मिस ना करिए। ठीक है, क्योंकि एवरी नेक्स्ट लेक्चर में पिछले लेक्चर से कुछ ना कुछ रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तभी जाके आगे के क्वेश्चंस को आपको समझ में आएंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज प्रवीण पांडे एंड यू आर वाचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनाकल टेक्नो स्कूल। शुरू करते हैं बच्चों। नाउ देखिए, मैंने ऑलरेडी हेडलाइन दे रखा है यहाँ पे, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्रांसवर्स का सेंस क्या होगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर से, यानी अगर हम हॉरिजॉन्टली कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, चार्ज को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली होगा, यानी ये परपेंडिकुलर एंट्री हो रही है। क्लियर है? तो चलिए बच्चों मैं दिखाता हूं थोड़ा सा यहाँ पर। अब सपोज करो कि हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ये फिगर बना रहा हूं मैं आपके लिए, दिस इज द फिगर। ठीक है, सपोज हमने ये एक पॉजिटिव प्लेट ले ली, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव प्लेट। क्लियर है? अब मैं एक पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इसमें इस तरीके का, और इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है बच्चों। इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हमने बना दिया आपको, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है। ठीक, सपोज करो बच्चों कि हमने एक चार्ज लिया यहाँ पे +Q, M। इस चार्ज को हॉरिजॉन्टली मैंने थ्रो किया, हॉरिजॉन्टली विद द इनिशियल स्पीड v। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जैसे ही चार्ज एंट्री करेगा फील्ड के अंदर, सपोज मैंने मान लिया ये, इसको थोड़ा अंदर ले लीजिए फील्ड के ओर, ऐसे। तो जैसे ही आप थ्रो कर रहे हैं, सो यू आर गिविंग ओनली अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्लियर है? एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं। जैसे ही वो एंट्री करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा F = QE, जो कि फील्ड के डायरेक्शन में होगा, है ना, इधर की तरफ F = QE। तो यहां पर क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन की तरह डाउनवर्ड है, तो इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा F = QE नीचे की ओर, इस तरीके से F = Q × E, दिस इज FE। जैसा कि अब आप सोचिए, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है और फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है एंड ऑलवेज डाउनवर्ड। क्लियर है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कैसा होता है, जैसा आप क्लास 11th में पढ़े हैं कि अगर किसी टावर से हॉरिजॉन्टली कोई पार्टिकल को थ्रो करते हो, ऐसे फेंकते हो, और वर्टिकली ग्रेविटी एक्ट करता है mg, तो किस पाथ पर वो ट्रेवल करता है? पैराबोलिक पाथ पर ट्रेवल करता है। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो यहाँ भी पैराबोलिक पाथ पर ही ये चार्ज ट्रेवल करेगा, इसको हम लोग अभी प्रूफ भी कर देंगे। ठीक है, ये पाथ देखिए ऐसा बनेगा कुछ। ठीक, पार्टिकल चूंकि कर्व पाथ पर चल रहा है, तो कर्व पाथ पर चल रहा है तो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और पार्टिकल का वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए आफ्टर टाइम t। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पार्टिकल का कोऑर्डिनेट बताइए आफ्टर टाइम t। क्लियर है? पार्टिकल की स्पीड आफ्टर टाइम t, ये सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है। और जो कर्व बन रहा है उस कर्व का स्लोप भी पूछा जा सकता है आफ्टर टाइम t। क्लियर हो रहा है? तो चलिए
अभी देखते हैं यहाँ पर, सपोज करो बच्चों इस एक्सिस को मैं मान रहा हूँ एक्स एक्सिस, इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस, और वर्टिकली डाउनवर्ड को हमने एज्यूम कर लिया वाई एक्सिस। क्लियर? इस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इक्वल टू 0। मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर दे रहा हूं, दो टाइप के मोशन में, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, और एक ब्रेक कर दिया मैंने वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी का इनिशियल एक्स कंपोनेंट ux इक्वल टू कितना है, v है, और ax इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है। देखिए, जब हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो मोशन किस टाइप का होगा, यूनिफॉर्म मोशन। इट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और यहां पर क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, वर्टिकल डायरेक्शन को देखो तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है v, तो उसका कंपोनेंट अगर निकालो 90 डिग्री पर वर्टिकल में, तो v cos 90 आएगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी हमने लिया है 0। ठीक। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, चूंकि फोर्स है तो फॉर्मूला होता है F अपॉन मास, F अपॉन मास, और F के जगह पे इलेक्ट्रिक फोर्स है तो F ही लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई M। सो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई M। एंड ड्यूरिंग द होल मोशन, पूरे मोशन के दौरान बच्चों क्या होने वाला है कि Q मूव करते समय Q चेंज नहीं होगा, E चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म फील्ड है, मास भी हर जगह उसका सेम रहेगा, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये कांस्टेंट होगा, दिस इज कांस्टेंट। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि जो वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब चलिए, अब आपसे हम क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट होंगे वैसे वैसे हम लोग फॉर्मूले जनरेट कर लेंगे। ठीक। पहला क्वेश्चन क्या क्रिएट होता है कि पार्टिकल की स्पीड की, चलिए पार्टिकल की स्पीड निकाल रहे हैं यहाँ पे v इक्वल्स टू, अब पार्टिकल की स्पीड निकालोगे तो समझो बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होगी ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो Vx विल बी इक्वल टू ux एंड दैट विल बी इक्वल टू v, यानी इनिशियल कंपोनेंट के बराबर रहेगा। क्लियर हो रहा है? चलिए दूसरा, Vy इक्वल टू, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, यानी सपोज यहां पर पार्टिकल पहुंच गया तो उसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ वेलोसिटी होगा और एक इधर की तरफ वेलोसिटी होगा। क्लियर है? इसको हम लोग Vy बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे Vx। तो Vy की वैल्यू लिखोगे तो आएगा uy प्लस ay इंटू टी। सो द Vy विल बी इक्वल टू, uy की वैल्यू तो 0 है, क्लियर है, ay की वैल्यू कितनी है, QE डिवाइडेड बाई m इंटू टी, दिस इज द Vy। तो अभी आपको मिल गया Vx और Vy, यानी Vx की वैल्यू हो गई Vx इक्वल टू V। क्लियर है? So this is the x component of velocity after time t and this is the y component of velocity after time t। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू, फॉर्मूला होता है रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। सो द v विल बी इक्वल टू रूट ओवर, कितना आ जाएगा, vx की जगह पे क्या रखेंगे, vx की जगह पे v रखेंगे, तो दिस v स्क्वायर प्लस, फिर अब हम Vy की जगह पे क्या रखेंगे, QE बाई एम इंटू टी, QE बाई एम इंटू टी
होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। टी टाइम बाद वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर हो रहा है? अच्छे से इसको नोट कर डालिए सभी लोग। बच्चों ये है Vx और ये है Vy, तो नेट वेलोसिटी किधर की ओर होगा? अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। दिस इज द Vy। दिस इज द Vy। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सेकंड नंबर, कोऑर्डिनेट ऑफ चार्ज आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी, टी टाइम बाद चार्ज का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्लियर है? एक क्वेश्चन ये बनेगा। तो चार्ज ये जहां से थ्रो किया गया उस कोऑर्डिनेट को हम 0 0 मान लेते हैं। ये 0 0 है एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। टी टाइम बाद ये पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है ये जगह, इसको एक्स वाई मान लीजिए, कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो जाएगा इसका। सपोज इट्स कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई, यानी हॉरिजॉन्टल में x डिस्टेंस ट्रेवल किया और वर्टिकल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में y डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो x की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि मोशन जो है x इक्वल टू, मोशन हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी। एंड y इक्वल टू, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। क्या होगा? uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो ये रहा x इक्वल्स टू वी टी, x कोऑर्डिनेट, और ये y इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 होगा। क्यों 0 होगा बच्चों? क्योंकि uy की वैल्यू 0 है। क्लियर है ना? हाफ 1/2 QE डिवाइडेड बाई m इंटू टी स्क्वायर। दिस इज द y कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम t। तो बच्चों क्या मिल गया मुझे? एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल गया टी टाइम बाद, यानी टी टाइम बाद चार्ज का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्लियर है? इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में। नाउ अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ पाथ। पार्टिकल जिस पाथ पर चल रहा है उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा? एक क्वेश्चन ये बन सकता है। उस पाथ को हम लोग और क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी। क्लियर है ये चीज? तो इक्वेशन ऑफ पाथ देखो बच्चों मैं निकाल रहा हूं। इक्वेशन ऑफ पाथ मीनिंग मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन। तो देखो बच्चों ये एक्स और टी का रिलेशन है, ये वाई और टी का रिलेशन है। हमें एक्स और वाई में बनाना है तो टी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो किसी एक में से टी की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे ताकि टी गायब हो जाएगा वहां से। तो y इक्वल टू फॉर्मूला है 1/2 QE डिवाइडेड बाई m इंटू टी स्क्वायर। बच्चों यहां से t की वैल्यू निकालो, t इक्वल टू कितना आएगा? x बाई वी, t इक्वल टू x बाई वी। तो t की वैल्यू x बाई वी यहां पुट कर दो, x बाई वी स्क्वायर। क्या मिला? इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू QE बाई 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x। इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दो, ये इक्वेशन ऑफ पाथ हो गया। मूवमेंट के दौरान जब वो पार्टिकल मूव कर रहा होगा, या सिंपली यहीं से देख लीजिए, y पावर 1 और x पावर 2 किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये कौन सा कर्व होगा? ये पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, x के टर्म में क्वाड्रेटिक है। क्लियर हो रहा ना? तो दिस इज अ पैराबोला। पैराबोला
यानी ये जो पाथ बनेगा आपका, ये पाथ वो पैराबोलिक पाथ बनेगा। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये देखा जाए, है ना। देखिए इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, फोर स्लोप ऑफ द पाथ, स्लोप ऑफ द पाथ। यानी अगर मैं इसको ले आकर के यहां मिलाता हूं इस तरीके से, तो सपोज ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पर ये एंगल भी थीटा बनेगा। ठीक है, और चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में y कंपोनेंट है, तो इस वाले एंगल को हम लोग tan के साथ लेंगे, तो वो कहलाएगा स्लोप ऑफ द पाथ। ठीक है, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? स्लोप ऑफ पाथ अगर आप निकालते हैं यानी tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, याद है? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर दो, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा तो 2x बनेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा QE बाई mv स्क्वायर इंटू एक्स। दिस इज द tan थीटा। क्लियर हो रहा बच्चों? एक ये भी चौथा क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से हमने इसमें 4 क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। एक दो बात और फिर से बता देता हूं, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए बच्चों, इससे रिलेटेड मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा देता हूं। एक क्वेश्चन लीजिए, सपोज करो दिस इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और एक चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया। ठीक है ना, चार्ज है Q, M। क्या क्या गिवन है हमें, देखिए हमें गिवन है Q इक्वल्स टू 1 कूलम, इसको वेलोसिटी v दी गई, v इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E, एंड दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और क्या चीज, Q दे दिया गया, V दे दिया गया, E दे दिया गया, है ना। आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन, फाइंड द टाइम in which particle turns through turns through 30 डिग्री। कितने देर में पार्टिकल 30 डिग्री टर्न कर जाएगा, ये पहला क्वेश्चन है आपसे। क्लियर है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, कितनी देर में, तो ये पार्टिकल किस तरीके से ऐसे पाथ पर ट्रेवल करेगा। सपोज वो यहां पर आया है तो उसकी वेलोसिटी इधर हो गई, ये नई वेलोसिटी है, न्यू वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम लोग v डैश मान लेते हैं, सपोज दिस इज v डैश, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना टर्न कर चुका है, पहले हॉरिजॉन्टल में था, हॉरिजॉन्टल से टर्न कर चुका है कितना, 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, तो आपको ये थीटा गिवन है ना, और पूछ रहा है टाइम। क्लियर? एक काम करते हैं, अभी आपने पढ़ा था tan थीटा इक्वल्स टू QE बाई mv स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर है? अब यहां पर लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल्स टू QE बाई mv स्क्वायर इंटू एक्स की जगह पे vt लिख दो।
x यहाँ पर vt पुट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपने पढ़ा x इक्वल टू vt होता है। अब ये v कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, क्लियर, और डायरेक्टली यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, दिस इज tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 एंड दैट इज इक्वल टू QE, Q का वैल्यू 1, E का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई M की वैल्यू 1 इंटू एक v कैंसिल हो चुका है, डिनोमिनेटर में एक v होगा, इस v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी इंटू t, हैंस t इक्वल टू 1/10√3। दिस इज द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल विल टर्न थ्रू 30 डिग्री। इतने टाइम में पार्टिकल 30 डिग्री टर्न कर जाएगा। क्लियर हो रहा है सब कुछ? चलिए इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लोग अभी और बना लेते हैं, देखिए किस तरीके से। पहले आप इसको फटाफट नोट करिए सभी लोग, ठीक। चलिए क्वेश्चन में मैंने बच्चों पूछा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द टाइम in which speed becomes double, speed becomes double, कितनी देर में स्पीड डबल हो जाएगी, है ना, हमें ये पता करना है। तो चलो बच्चों ये v डैश को अब छोड़िए, इस फिगर को मैं मिटा दे रहा हूं, एक नया फिगर बना रहा हूं मैं। हमने सपोज किया कि कुछ देर बाद उसकी स्पीड v डैश की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 60 डिग्री, और ये एंगल हमें मालूम नहीं है, उस वक्त एंगल हमने अज्यूम कर लिया थीटा, ठीक है, दिस इज थीटा। अच्छा इस v डैश का जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कितना होगा, v डैश cos 60, v डैश cos 60, है ना। चलिए तो करते हैं सॉल्व यहां से। हाँ ये हो गया v डैश cos 60, और सेकेंड नंबर सॉल्यूशन में बच्चों ध्यान देना, v डैश cos 60 जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी v के बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, मैंने पहले ही कहा था, ठीक। v हो जाएगा और v डैश की वैल्यू है 2v, तो 2v इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू v क्या हो जाएगा, सॉरी ये 60 मैंने कहाँ से लिख दिया, 2v ना, v डैश इक्वल टू 2v, ये cos थीटा हो जाएगा ना, दिस इज cos थीटा। अब यहाँ से बच्चों हमको क्या निकल जाएगा, दिस इज cos थीटा, ठीक। v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, v का वैल्यू 1 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1/2 और 1/2, हैंस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये चीज मुझे मिल गया कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री उस वक्त बन रहा होगा। एक चीज क्लियर हुआ। फिर अब वही आगे किस तरीके से, सिंपल तरीका है, अगर अब आपको थीटा मिल चुका है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देता हूं मैं। क्या है फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू QE बाई mv इंटू टी, क्योंकि v तो कैंसिल हो चुका है। सो tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 and that is equal to 1 into 10 divided by मास का वैल्यू नहीं दिया गया था ना यहाँ पर, m इक्वल टू 1, ये भी नोट कर लो, तो m की वैल्यू 1, तो 1 इंटू वेलोसिटी कितना दिया गया है 1 इंटू t, हेंस t इक्वल टू आ गया √3 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर है बच्चों? इतने टाइम बाद हॉरिजॉन्टल से वो 60 डिग्री टर्न कर चुका होगा और स्पीड डबल हो चुकी होगी। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको अभी कराता हूं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपको कि ये एक प्लेट है एंड दिस इज अनदर प्लेट, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। क्लियर? यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज Q, M एकदम कॉर्नर से थ्रो किया जा रहा है, ठीक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में।
ठीक। इसकी जो फील्ड लेंथ है वो है एल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये वाला इतना दूर फील्ड है, इस फील्ड लेंथ की वैल्यू है एल। क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कितनी स्पीड इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया जाए ताकि ये अपर प्लेट से न टकराए। मिनिमम कितना स्पीड दिया जाए ताकि अपर प्लेट से कोलाइड ना करे। ठीक। कह रहा है फाइंड वी मिनिमम so that Q do not collide with upper plate, ठीक है बच्चों। देखिए, न टकराए के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि वो यहां से निकल जाए एकदम किनारे से ना। अगर आप इसको जो ओरिजिन मानते हैं 0 0, तो ये इसका ट्रैजेक्टरी बन गया, ओरिजिन से पास होने वाला। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अच्छा, एक चीज और भी दे रखा है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो है d। ये भी गिवन है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d एंड फील्ड लेंथ इज l। क्लियर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों? ये ओरिजिन है, x कोऑर्डिनेट होगा l, y कोऑर्डिनेट होगा d, l, d। यानी चार्ज पार्टिकल l, d कोऑर्डिनेट से पास होना चाहिए कम से कम, ये मैं बोलूंगा। ठीक है ना। कम, उससे कम स्पीड होने पर वो कहीं इधर ही मुड़ जाएगा, इधर ही टकरा जाएगा। क्लियर है। तो आपको कम से कम इतना स्पीड देना पड़ेगा कि वो कॉर्नर से निकल जाएगा। उससे और ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे तो और बाहर से, यहीं से कहीं से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा। क्लियर ना। तो चलिए मैं यूज कर रहा हूं एल और डी से सेटिस्फाई कराएंगे हम लोग। चूंकि ये ट्रैजेक्टरी एल, डी से पास हो रहा है तो उस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई भी करेगा। तो इक्वेशन ऑफ पाथ लिखिए। इक्वेशन ऑफ पाथ होता है y इक्वल्स टू QE बाई 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो y की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? y की जगह पे d पुट करेंगे। दिस इज QE बाई 2mv मिनिमम स्क्वायर आई इंटू एल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहां से v मिनिमम को इधर लेते आइए, v मिनिमम स्क्वायर इक्वल्स टू QE डिवाइडेड बाई 2md इंटू एल स्क्वायर। हैंस v मिनिमम इक्वल्स टू रूट ओवर QE डिवाइडेड बाई 2md इंटू एल। दिस इज द v मिनिमम। आपको इतना स्पीड मिनिमम कर सकते हैं ताकि वो कोलाइड ना करे। ठीक। इससे ज्यादा देंगे तो कोलाइड नहीं करेगा, कम देंगे तो कोलाइड करने के चांस बनते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये है फील्ड लेंथ L, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूं प्लस q, m को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक। तो ये बाहर निकलते समय यहां से यहां तक जाते हैं, यानी फील्ड को क्रॉस करते करते कितना टर्न कर चुका है? थीटा एंगल टर्न कर चुका है। क्लियर हो रहा है। वो फील्ड को क्रॉस करते करते थीटा एंगल टर्न कर चुका है। ठीक। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर सारे टर्म्स सेम रखे जाएं
सिर्फ फील्ड लेंथ को डबल कर दिया जाए, फील्ड लेंथ को अगर डबल कर दिया जाए, 2L कर दिया जाए, तो बताइए कि कितना डेविएशन होगा। क्योंकि देखिए इस लाइन के बाद डेविएशन, अगर जब फील्ड नहीं होगा तो डेविएशन बंद हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। लेकिन फील्ड मौजूद होगा तो डेविएशन अभी और बढ़ता चला जाएगा। तो कह रहा है कि L लेंथ पर डेविएशन थीटा है, तो 2L लेंथ पर डेविएशन कितना होगा। L लेंथ पर डेविएशन थीटा है तो 2L लेंथ पर डेविएशन थीटा डैश कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर है। कैसे सॉल्व करेंगे, अपन को tan थीटा का फॉर्मूला यूज किया जाए इन फर्स्ट केस। ठीक, tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, QE बाई mv इंटू एक्स, और x की जगह पे क्या रखेंगे इसमें, L। ये इक्वेशन 1 बना। सेकेंड केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेकेंड केस में लिखेंगे tan थीटा डैश, tan थीटा डैश इक्वल टू QE बाई mv इंटू L की जगह पे क्या लिखेंगे, अब 2L आ जाएगा, दिस विल बी 2L, इंप्लाइज दैट tan थीटा डैश इक्वल टू, देखिए QE बाई, सॉरी दिस इज L, mv इंटू L इंटू 2, दैट इंप्लाइज tan थीटा डैश इक्वल टू 2 tan थीटा। क्लियर हो रहा है। इंप्लाइज दैट थीटा डैश इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा। क्लियर हो रहा है बच्चों। क्योंकि क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे डायरेक्टली बोल देते हैं कि लेंथ L पर थीटा है तो 2L पर 2 थीटा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। 2L पर क्या आया, थीटा डैश की वैल्यू tan इनवर्स 2 tan थीटा, tan इनवर्स 2 tan थीटा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इससे रिलेटेड मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको करा दिए। और भी क्वेश्चंस अगर आते हैं, जैसे आपसे काइनेटिक एनर्जी वगैरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली कर लेंगे। जैसे आपसे पूछता है कि टी टाइम बाद काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो टी टाइम बाद स्पीड निकाल लो, स्पीड निकाल लोगे तो काइनेटिक एनर्जी इजीली निकाल लोगे। क्लियर है। तो ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे अब आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे इस तरीके का भी क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ बच्चों, कभी आपके सामने आया, सपोज करो कि पार्टिकल को इधर की तरफ थ्रो किया गया u स्पीड से, मेकिंग सम एंगल थीटा। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग करते थे किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में। इस इनिशियल स्पीड को दो पार्ट में पहले ब्रेक कर लोगे, u cos थीटा, हाँ, और ये हो जाएगा u sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट इसको बोल दोगे ux हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ui होगा, एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा इसमें। क्लियर है। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब ये एक नया टर्म आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, देखिए बच्चों, सपोज करो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बाउंड्री बना दी मैंने। जैसे मान लो बीच में चार्ज होगा, तो किसी चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है, इनफाइनाइट तक। तो हमने इस बाउंड्री को इनफाइनाइट मान लिया। सपोज करिए, आपको समझाने के लिए मैंने इसको इतने दूर को इनफाइनाइट मान लिया। क्लियर है। अब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई मैं पॉइंट ले रहा हूं P, दिस इज द पॉइंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। ये आपका है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से मैं एक चार्ज को उठा के ले आ रहा हूं +1 कूलॉम। +1 कूलॉम को उठा के ले आ रहा हूं कहां तक, पॉइंट P तक। तो किसी एक्सटर्नल एजेंट को इनफाइनाइट से +1 कूलॉम को उठा करके P तक लाने में जितना वर्क होता है, उसी वर्क को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, यानी जिस पॉइंट पर ले आएंगे उस पॉइंट के लिए। क्लियर है। फिर से समझिए एक बार, आई रिपीट,
potential at P, electric potential at P means what? Work done by any external agent in bringing a unit positive charge from infinite to that point. इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक उठा करके लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, उस वर्क को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल है। तो देखिए मैंने यहां पर क्या बोला उसको मैं एक बार लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is the work done in bringing a unit positive charge from infinite to that point slowly। ये बात भी समझना बहुत जरूरी है बच्चों। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लेके आने में किया जाने वाला वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट। और ले आते समय यह भी ख्याल रखना है कि चार्ज को स्लोली लेके आना है। स्लोली का मतलब क्या होगा? एवरी पॉइंट पर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एवरी पॉइंट पर एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। और नेट फोर्स जीरो का मतलब जितना फोर्स एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है उतना ही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है और दोनों मिलकर के नेट जीरो होने चाहिए। ठीक, चलिए इस बात को धीरे धीरे मैं आपको समझा दूंगा। अब इसको फॉर्मूला लिखा जाए थोड़ा सा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P मींस व्हाट? पोटेंशियल एट पॉइंट P मींस, पॉइंट P पर पोटेंशियल का मतलब क्या? इनफाइनाइट से यहां तक ले आने में किया जाने वाला वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P बाई किसके द्वारा? बाई एक्सटर्नल एजेंट। उसको क्लियर है? तो सपोज करो बच्चों मैं इनफाइनाइट से Q चार्ज को उठा के ले आता हूं। कितने चार्ज को? Q चार्ज को। तो Q चार्ज को ले आने में, यहां से यहां तक ले आने में कितना वर्क हो रहा है? W फ्रॉम इनफाइनाइट टू P बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ये हो रहा है बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ठीक, तो Q चार्ज को ले आने में अगर W वर्क हो रहा है तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क हो जाएगा? W बाई Q। और यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बात समझ में आ रहा है क्या? और इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, V से। तो V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P बाई एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाई Q, जिसको Q नॉट भी आप कह सकते हैं, टेस्ट चार्ज। ये आप पूरा फिगर बना लीजिए बच्चों और पूरा नोट्स बना लीजिए, एक बार साफ सुथरा इसको कर लीजिए। हाँ चलिए हो गया। देन मैं इस डेफिनेशन को मिटाता हूं। चलो बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हो जाएगा, ऊपर में W है, वर्क का होता है जूल, जूल बाई कूलॉम, जूल पर कूलॉम। और इसी को एक नया नाम से बुलाया जाता है वोल्ट। इसको और क्या बोलते हैं? वोल्ट। बच्चों ये क्वांटिटी कौन सी है? क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों एक स्केलर क्वांटिटी है? सिंपल से समझिए। पोटेंशियल एट पॉइंट P का मतलब क्या होता है?
इनफाइनाइट से P तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आने में किया जाने वाला वर्क, यानी पोटेंशियल एक टाइप का क्या है, वर्क है। अब वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बहुत ही सिंपल है। तो पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए बच्चों, इसमें मैं आपको एक और भी चीज दिखा देता हूं। ये बेसिक फॉर्मूला है, याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये बेसिक फॉर्मूला है। इसको हम लोग का अक्सर पोटेंशियल ऐसे करके भी टर्म यूज करेंगे। पोटेंशियल मतलब आप समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। हालांकि एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है जो ग्रेविटेशन चैप्टर में आप पढ़ते हैं, ठीक। बट आपके 12th क्लास में इसको हम लोग जहां पोटेंशियल बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो बच्चों, अब हमें दो पॉइंट दिए गए हैं। सपोज करो दिस इज द पॉइंट A and this is the point B. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B। चलिए देखा जाए। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, पोटेंशियल एट A लिख लिया जाए, ठीक है। पोटेंशियल एट A इधर से लिखता हूं। पोटेंशियल एट ए का मतलब क्या होगा, ए का पोटेंशियल का मतलब क्या, इनफाइनाइट से ले आया जाए, ठीक। तो जब यहां से यहां ले आ रहे हो तो क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट एंड बाय द एक्सटर्नल एजेंट, बाय द एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एट बी का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एट बी। क्लियर। इसका मतलब हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी बाय द एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब बच्चों अगर मुझे लिखना हो VA माइनस VB, VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या मिलने वाला है, यहां से देखिए, इसमें से इसको माइनस करिए तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A बाय एक्सटर्नल माइनस वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू B बाय एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q नॉट implies that VA माइनस VB इक्वल टू। अब इसको थोड़ा फिगर में समझिए। ये पहला वाला टर्म क्या है, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू A। दूसरा टर्म क्या है, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू B। सो इनफाइनाइट से A का वर्क माइनस इनफाइनाइट से B का वर्क। तो जो इस बड़े वाले वर्क में से इस छोटे वाले वर्क को माइनस कर दोगे तो ये बचेगा ना, ये वाला टर्म इतना दूर का, तो वो क्या बचा, वर्क डन फ्रॉम B टू A, वर्क डन फ्रॉम B टू A। सो दिस इज वर्क डन फ्रॉम B टू A बाय द एक्सटर्नल एजेंट एंड डिवाइडेड बाय Q नॉट। दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों। इस फॉर्मूले को याद करते समय एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है VA माइनस VB इक्वल टू, यहां लिखा VBA, वर्क डन फ्रॉम B टू A, ये माइनस नहीं है, वर्क डन फ्रॉम B टू A, यहां है VA माइनस VB और यह है वर्क डन फ्रॉम B टू A बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q नॉट। क्लियर हो रहा है। चलिए अब इसमें कुछ एक दो जरूरी पॉइंट्स भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं आपको। देखिए बच्चों, जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को ले आ रहे हैं, सपोज करो ये इनफाइनाइट है, जब कोई चार्ज को ले आ रहे हैं, यहां पर है फील्ड, मान लो आप आगे की तरफ यहां पॉइंट P पर आपको ले आना है, ठीक। सपोज करो कि ये पॉजिटिव चार्ज के कारण बना है, फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज के कारण बना है,
तो क्या होगा, रिपल्सन लग रहा होगा बाहर की तरफ, क्योंकि ये तो Q0 है ना, Q0 पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज को ले आएंगे तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसका रिपल्सन जो होगा इधर की तरफ होगा, ये कहलाएगा एफ फील्ड, यानी फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स बाहर की तरफ होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको स्लोली ले आया जाए तो आपको फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, और इस फोर्स की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स में मुझे जीरो रखना है। नेट फोर्स जीरो होगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा और वो स्लोली आएगा। एक कंफ्यूजन और मत रखिएगा कि स्लोली कैसे आएगा नेट फोर्स जब जीरो हो गया तो। भाई बच्चों, नेट फोर्स जीरो होने से एक्सेलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, वो स्टैटिक पोजीशन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो चलिए यानी बिना काइनेटिक एनर्जी को चेंज किए हुए मूव कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको स्लोली मूव कराने का मतलब इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, यानी एफ फील्ड जो होगा, एफ फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल, यानी दोनों के वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्लियर? हेंस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई फील्ड। तो इनफाइनाइट से P तक लाने में जितना एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क होगा, फील्ड के द्वारा उतना ही निगेटिव वर्क होगा, क्योंकि डायरेक्शन ठीक उल्टा है। हेंस आपने जो लिखा था पोटेंशियल एट P इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P बाई Q0, यहां क्या लिखा था? एक्सटर्नल एजेंट। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P बाई Q0, और जैसे ही एक्सटर्नल के जगह पे फील्ड वर्ड यूज करोगे, फील्ड, तो यहां क्या लग जाएगा? माइनस। तो ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप। ठीक, चलिए तो एक नया टर्म और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता देते हैं। VA माइनस VB, अभी आपने पढ़ा VA माइनस VB। VA माइनस VB का वैल्यू क्या हो जाती है भाई? ये होता है वर्क डन फ्रॉम B टू A बाई एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाई Q0। इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम B टू A बाई Q0 बच्चों यहां लगा दो फील्ड। जैसे यहां वो एक्सटर्नल की जगह पे फील्ड वर्ड यूज करेंगे तो यहां क्या लग जाएगा? माइनस। अब आगे देखो, VA माइनस VB इक्वल टू क्या आएगा? माइनस ऑफ, ये टर्म था, ये वाला माइनस मैं लिख रहा हूं यहां पे, वर्क डन फ्रॉम B टू A है, इसको लिख दो वर्क डन फ्रॉम A टू B, वर्क डन फ्रॉम A टू B, और वर्ड अभी भी ये फील्ड ही रहेगा, फील्ड के द्वारा। तो फील्ड के द्वारा B से A तक जितना वर्क होगा उतने का ही निगेटिव वर्क होगा A टू B। ठीक, तो यहां पर फिर एक माइनस लग जाएगा। ये B टू A था, ये A टू B किया तो एक माइनस आ गया, और डिवाइडेड बाई Q0 implies that VA minus VB equal to work done from A to B by Q0 by the field। ये याद रखना है। देखिए VA माइनस VB, यहां भी AB है, यहां भी AB है, तो फील्ड रहेगा। लेकिन VA माइनस VB
में वर्क डन फ्रॉम बी टू ए लिख रहे हैं आप बाई क्यू नॉट, तो यहां पर फील्ड ना होकर के क्या लगा देंगे, यहां पर एक्सटर्नल एजेंट लगा देंगे। ये दोनों बातें याद रखेंगे अच्छे तरीके से। ये दो फॉर्मूले हो गए, एक ही चीज को दो अलग अलग रूप में लिखा गया है। क्लियर है? इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आओ बच्चों, अब इस पर रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूं। चलिए बच्चों, एक चीज और समझिए। जैसे ये एक फील्ड दिया गया था, किसी पॉइंट P पर हमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब पूछा गया था, तो मतलब सीधा है Vp बराबर किसी चार्ज Q को उठा के ले आएंगे इनफाइनाइट से P पर, देखेंगे कितना वर्क हुआ और उस वर्क में Q से डिवाइड कर देंगे ताकि पर यूनिट चार्ज निकल जाए W बाई Q, और वो W बाई एक्सटर्नल एजेंट होना चाहिए। बहुत सीधा सा, तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो इनफाइनाइट से वहाँ पर ले आइए, वर्क निकालिए, उसमें Q से डिवाइड करिए, तो Q के टर्म में उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ Q। चलिए देखा जाए, तो एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सपोज करो बच्चों, यहां पर एक हमने पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस Q, और यहां कोई पॉइंट है P चार्ज से R डिस्टेंस पर। ठीक, हमें क्या है, पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, ये मान लो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट से एक चार्ज को उठा के ले आएंगे। मान लो हमने चार्ज उठाया कौन सा, Q नॉट, उसको जब ले आ रहे हैं रास्ते में वो कहीं यहां पे है, ठीक, यहां पे है Q नॉट प्लस Q नॉट, तो ये चार्ज जो ओरिजिनल चार्ज है, सोर्स चार्ज जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा, F फील्ड कहेंगे इसको, और हमें इधर की ओर ले आना है, इधर की ओर ले आना है, तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इधर होगा, F ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर है? हमें लिखना है पोटेंशियल एट P इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P बाई Q नॉट। क्लियर है? बाई द एक्सटर्नल एजेंट। ओके, इंप्लाइज दैट, इसी को आगे बढ़ा दे रहा हूं थोड़ा सा, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P बाई एक्सटर्नल, इसको मैं लिख दे रहा हूं वर्क डन फ्रॉम P टू इनफाइनाइट बाई एक्सटर्नल, और ये लग गया माइनस, ठीक, डिवाइडेड बाई Q नॉट। क्लियर है? दैट इंप्लाइज पोटेंशियल एट P इक्वल टू, पोटेंशियल एट P इक्वल टू यहां पर लिखेंगे माइनस ऑफ, ये माइनस मैं लिख रहा हूं यहां पे, वर्क डन फ्रॉम P टू इनफाइनाइट, इसको यही रहने दो, वर्क डन फ्रॉम P टू इनफाइनाइट बाई Q नॉट। यहां पर एक्सटर्नल लिखा हुआ है, जब एक्सटर्नल लिखा हुआ है तो यहां पर आप लिख दीजिए फील्ड, जब फील्ड रखेंगे तो एक और माइनस लग जाएगा, ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, सो दिस इज 1 बाई Q नॉट into this much work done from P to infinite by the external, sorry by the field। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इंप्लाइज Vp इक्वल टू 1 बाई Q नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम P टू इनफाइनाइट बाई द फील्ड,
यानी चार्ज को Q0 को हम उठा के ले जाएंगे कहाँ से कहाँ तक, P से उठा के ले जाएंगे कहाँ पर, इनफाइनाइट तक। और किसके द्वारा वर्क डन निकालना है, फोर्स, फील्ड फोर्स के द्वारा। तो जो फील्ड फोर्स है अलग अलग डिस्टेंस पर, इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग होगा, तो फोर्स वेरिएबल होगा, फील्ड फोर्स वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालने के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन ही यूज करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स, और ये एफ कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, यानी फील्ड फोर्स होगा, एफ फील्ड डॉट डी एक्स। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो दैट इंप्लाइज, बच्चों मान लो ये चार्ज हमने ये कौन से पोजीशन पे लिया है, एक्स पोजीशन पे लिया है, ठीक। तो उस वक्त फोर्स कितना लग रहा होगा देखा जाए। अच्छा, एफ डॉट फील्ड कहां से कहां तक जा रहे हो आप, पी से इनफाइनाइट। जब आप पी से इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं तो dx भी उधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है आपका, और फोर्स का डायरेक्शन भी उधर ही है। तो जब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो a डॉट बी बराबर ए बी हो जाता है। यानी इसको लिखा जा सकता है Vp इक्वल्स टू 1/Q0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी एक्स फ्रॉम P टू इनफाइनाइट, implies that Vp इक्वल्स टू 1/Q0 इंटीग्रेशन ऑफ F का फॉर्मूला होगा Q0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये पॉइंट पर अभी चार्ज है, लेकिन हमको इसको P से लेके जाना है इनफाइनाइट तक। तो जब ये चार्ज P पर रखोगे तो x की वैल्यू R आएगी, और इनफाइनाइट ले जाओगे तो x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी R टू इनफाइनाइट, x विल वेरी फ्रॉम R टू इनफाइनाइट। दैट इंप्लाइज Vp, ये Q0 कैंसिल हो गया बच्चों, क्लियर है। दिस K कैपिटल Q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x फ्रॉम R टू इनफाइनाइट। सो दिस Vp विल बी इक्वल टू KQ इंटू माइनस ऑफ 1/∞ प्लस 1/R। क्लियर? implies that Vp equal to KQ by R। ये हो गया, यानी क्या हुआ बच्चों, Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा KQ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, KQ by R स्क्वायर होता था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया, KQ by R, KQ by R। क्लियर हुआ? चलिए इसे कर लीजिए आप, मैं इसे मिटाता हूं थोड़ा। तो मैं इसमें मिटा के थोड़ा सा ये बात बता दूं आपको डायरेक्टली, देखिए समझिए। अब सिंपल सा है, अगर यहां पे कोई चार्ज है प्लस कैपिटल Q और इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्ट क्या हो जाएगा वैल्यू, KQ by R। सिंपल सा है, ये होना चाहिए, ये फॉर्मूला होगा। और इलेक्ट्रिक, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक, इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, पुट Q विथ साइन, ये नोट कर लो, ये जो Q की वैल्यू रखनी है ना, वो साइन के साथ रखना है। ठीक, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट P पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और निगेटिव चार्ज है तो पॉइंट P पर निगेटिव पोटेंशियल होगा। क्लियर हो रहा है? ये बात को ध्यान देना है। ठीक, चलते हैं इससे रिलेटेड, इससे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों देखिए, यहां पर एक चीज ध्यान देना है, सिंपल सा क्वेश्चन उठाता हूं मैं, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन।
कि दिस इज अ चार्ज प्लस क्यू एंड दिस इज अ चार्ज माइनस 2q, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 या फिर मान लो r, मान लो r, ठीक है। कह रहा है कि इनको मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन के किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। क्लियर? एट विच पॉइंट on the line joining charges potential is 0, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए बच्चों, थोड़ा सा बच्चों मैं इसमें इंक फिल कर लूं जल्दी से। चलिए, तो क्वेश्चन क्लियर है आपका। अब मैं क्या करता हूं सॉल्यूशन करने के लिए, मैंने आपको समझाए थे 3 रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, इस तरीके से रीजन लेकर के आप सॉल्व करें। आप कोई भी सिंपली आप लेके करिए यहाँ पे, इसके अंदर भी हो सकता है पोटेंशियल 0, अगर आप देखें तो मान लो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा r माइनस एक्स। क्लियर? तो इसके कारण पोटेंशियल और इसके कारण पोटेंशियल निकालिए और नेट पोटेंशियल को 0 दिखा दीजिए। क्लियर? तो पोटेंशियल ड्यू टू V नेट इक्वल टू, सिंपली आप ऐसे करिए ना, इसके कारण यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, KQ बाई एक्स, प्लस इसके कारण यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, K माइनस 2Q बाई R माइनस एक्स, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। सिंपल सा है, ये उधर चला जाएगा, तो दिस इज KQ बाई एक्स इक्वल टू 2KQ बाई R माइनस एक्स। यहाँ से KQ कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा आपको, R माइनस एक्स इक्वल टू 2x, दैट इम्प्लाइज R इक्वल टू 3x, हैंस x इक्वल टू R बाई 3, यानी यहाँ से R बाई 3 डिस्टेंस पर आ गया आपको R बाई 3। बहुत सिंपल सा है। चलिए बच्चों, इसको थोड़ा सा और एडवांस बनाते हैं, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा और अच्छा देखिए। अगर आपसे कहे कि ये 2 चार्ज हैं, दिस इज प्लस Q एंड दिस इज माइनस 2Q, इसको ओरिजिन माना गया है और ये डिस्टेंस है A डिस्टेंस, और इसको x एक्सिस माना गया, इसको y एक्सिस माना गया। तो केवल इसी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 नहीं होगा, इनके लाइन पर ही पोटेंशियल कहीं एक जगह 0 नहीं होगा, और भी कई जगह हो सकता है। तो इस स्पेस में ढेर ऐसे इस प्लेन में ढेर सारे ऐसे पॉइंट होंगे जिन पॉइंट्स पर पोटेंशियल 0 हो सकता है, नेट पोटेंशियल। उन सारे पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाए तो जो लोकस बनेगा, उस लोकस का इक्वेशन पूछा गया है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस एट विच पोटेंशियल इज 0। ठीक, उसके लिए अगर आप इसको ओरिजिन मानते हैं तो यहां कोई पॉइंट ले लीजिए XY कोऑर्डिनेट का, तो बच्चों ये जो डिस्टेंस हो जाएगी x हो जाएगी और ये हाइट जो होगी वो y हो जाएगी। तो प्लस Q से डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो और माइनस 2Q से भी डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो। इसके कारण पोटेंशियल हम निकालेंगे इस पॉइंट पर, और माइनस 2Q के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, और नेट पोटेंशियल को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक, तभी जाके x और y वेरिएबल उसमें आएगा। तो
पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव इक्वल टू 0। तो ड्यू टू पॉजिटिव जब निकालेंगे तो आपको आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस के माइनस 2q डिवाइडेड बाई रूट ओवर, ये जो डिस्टेंस बनेगी कितनी बनेगी देखिए ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस होगा a माइनस एक्स और ये है y, तो इसकी वैल्यू आएगी रूट ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट, इसको उधर लेके जाइए तो आपको मिलेगा के क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2kq बाई रूट ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोथ साइड से kq कैंसिल हो जाएगा, फिर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट स्क्वायर हट, रूट हट जाएगा दोनों साइड से, ये 2 का 4 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गया, क्लियर है। तो इसको हाँ इस तरीके से रहने दीजिए। तो दिस इज a माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में ले आइए, माइनस 4x स्क्वायर, ये आएगा माइनस 4x स्क्वायर, तो क्या बनेगा माइनस 3y स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिए इसको आप, ठीक है, और फिर सॉल्व करिए कि ये क्या आता है। ये बेसिकली एक इलिप्स आता है, ठीक है ना, ये आता है इलिप्स, क्लियर है। आप जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व पढ़े होंगे, है ना, तो उससे आप पता करिए दिस विल फॉर्म ए इलिप्स, ठीक है। चलिए बच्चों, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हुए हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ढेर सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक आप इसको पूरा प्रिपेयर करके रखिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।